जय हिंद। राजनाथ सिंह अभी लेह पहुंचे हैं और यहां समझते हैं कि पैरा ड्रॉप क्या किया गया है और नेपाल को चाइना ने कौन सा विमान दे दिया जो अब उड़ने के काबिल नहीं है, जिसे वो लोग ग्राउंड कर दिए। और अभी हाल ही में जो चाइना का एवॉक्स विमान है जो दुश्मन के विमानों का पता लगा लेता है, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने निकल के आई है। और चाइना का ताइवान के साथ अचानक कौन सा विवाद चालू हो गया। देखिए, सीमा पर जो स्थिति है वो फिंगर 4 से चाइना पीछे हट चुका है, यहाँ से वो अपनी तंबू उखाड़ लिया है। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है वो फिंगर 5 को लेके है। चाइना यहाँ से पीछे हटने के लिए अभी रेडी नहीं हुआ है, यहाँ के लिए बातचीत चल रही है। हमारे राजनाथ सिंह लद्दाख के भी दौरे पर गए और कश्मीर के भी दौरे पर गए। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम किसी दूसरे देश के संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ये हमारा इतिहास रहा है, हमारी संस्कृति रही है। लेकिन अगर कोई दूसरा देश अपने को शक्तिशाली समझता है और हमारे ऊपर हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करता है तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। हम पूरा देश भी आज सेना के साथ है। राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस भी थे, तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं। तो ये अभी जो स्थिति है वर्तमान वो क्या है कि फिंगर 5 को लेकर अभी दोनों देशों की सीमा थोड़ी पीछे हट रही है। दोनों देशों की फौज, यहाँ जो फौजी हैं उनका कॉन्टेक्ट उनके फैमिली से नहीं हो पा रहा है, तो फैमिली वाले भी काफ़ी परेशान है। उनका भी, मेरे पास भी कई लोगों का कॉल आया था, तो उन लोगों ने भी कहा कि भैया हम कोई बिहार रेजिमेंट तो कोई सिख रेजिमेंट से कि सर ऐसा क्यों है कि कॉल नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली क्या है ना कि फिंगर्स के बीच वाला जो एरिया है वो एनिमेशन से देखिएगा काफ़ी गहरा एरिया, वहाँ नेटवर्क नहीं रहते हैं, फिर उन्हें बेस कमान से ही बात करनी पड़ेगी। वो कुछ इंटरनल मैटर है जिस वजह से बेस कमान भी ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। लेकिन वहाँ स्थिति सामान्य है। घर वालों का थोड़ा सा परेशान होना लाजमी है। जिसका बेटा पूरी देश की जिम्मेदारी लेके बॉर्डर पर खड़ा हो उसके घर वालों को तो थोड़ा टेंशन रहता ही है। लेकिन टेंशन नहीं, गर्व की बात है, हम 130 करोड़ लोग की दुआएं साथ में है। ये जो गलवान वाला रीजन है ना एक्चुअली, तो यहाँ पे जो फौजी भाई लोग हैं वो नीचे में ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे वाले एरिया में जो वैली का इंटरनल पार्ट है, अब इस वैली के इंटरनल पार्ट में नेटवर्क ही नहीं आ पा रहा है। तो ये जो इंटरनल पार्ट जो रिमोट एरिया है वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, वो पंजाब रेजिमेंट की है, फिर 1 बिहार रेजिमेंट को भेजा गया यहाँ पर। इन लोग की जो ड्यूटी लगी है, अभी क्या है कि यहाँ अंदर में ना नेटवर्क नहीं है, तो वो लोग घर पे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोग भी काफ़ी परेशान है। घर वाले लोग की बात क्यों नहीं हो पा रही है, आखिर क्या है कि 8-10 दिन से कॉल नहीं आ रहा है। अब उन लोग के कई गार्जियन लोग का मेरे पास भी कॉल आया पंजाब रेजिमेंट से, तो कई मतलब गार्जियन ने फोन किया कि सग्गा पुत्र तू बताओ। मतलब वो पंजाबी में कुछ बोल रहे थे, उतना क्लियर हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वो कहना चाह रहे थे कि भाई वो लोग कॉल क्यों नहीं कर रहे। तो जो भी फौजी भाई ये लोग, उन लोग से भी हम कहते हैं भाई आपकी फैमिली लोग बहुत परेशान है, आप कम से कम ले हेडक्वार्टर से भी आप लोग मैसेज करवा दीजिए ताकि उन लोग को भी पता चल सके। बाकी हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं अपने फौजियों के साथ हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि वो इतनी अंदर के एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं और वो ऊपर नेटवर्क भी नहीं रह सकता है, रेडियो सिग्नल या सैटेलाइट फोन से ही हो सकता है। बाकी वहाँ पे हालात अभी सामान्य हैं, फिंगर 4 से भी वो लोग लौट गए हैं और राजनाथ सिंह ने भी अपना कड़ा संदेश दे दिया है। फिर भी हम यही कहना चाहेंगे भाई आप लोग एक बार कॉल जरूर मैसेज ट्रांसफर कीजिए फौजी भाई लोग अपने घर पे, ताकि घर वाले काफ़ी परेशान है। एक 6-7 साल का लड़का था, एक फौजी भाई का, वो पंजाब रेजिमेंट थे, वो कह रहा था वो एक खान अंकल तू नहीं बताना, मतलब वो कह रहा था कि आप बताइए ना, आप बहुत मतलब आपका हम हर एक वीडियो देखते हैं, हमको काफ़ी अच्छा लगा कि मेरा जो बॉर्डर पे बनाया वाला वीडियो है 5-6 साल का लड़का देखता है, वो कह रहा है कि आप बताइए कि मतलब मेरे पापा कैसे हैं, वो कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए हम अभी देश के सामने थोड़ा सा विकट परिस्थिति है। आज हम और आप खड़े हैं किस लिए कि हमारे बहादुर सैनिक वहाँ पे डटे हुए हैं। जैसे ही इन लोग की पोस्टिंग जैसे थोड़ी सी पीछे की ओर होगी, सारे लोग अपने अपने मतलब अपने बेस कैंप में जब लौटेंगे तो सामान्य स्थिति हो जाएगी। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल में ही बताई जा रही है। गवर्नमेंट ने भी यहाँ कम्युनिकेशन के काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी तेज़ी से डेवलप किया है, वो भी काफ़ी तेज़ी से डेवलप किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन लैक हो रहा था वो कम्युनिकेशन लैक को भी रोका जा सके। अगर आप वैली देखेंगे तो हम लोग की तो ड्यूटी, हमारी जो फौजी हैं वो वैली इसके अंदर में है, और जबकि यहाँ पे देखेंगे कैंप का एरिया में, तो यहाँ आपको कैंप दिख रहा होगा इस एरिया में यहाँ पर। तो ये अंदर चले जाने के बाद से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, क्योंकि आप देखिएगा तो पहाड़ी के अंदर हो जाता है, यही मेन प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे ऊपर से तो अब उतना अंदर नेटवर्किंग का भी व्यवस्था नहीं है।
डीआरडीओ ने क्या किया, डीआरडीओ ने ड्रॉप कराने के लिए तो पहले से ही फैक्ट्री थी, कानपुर पैरासूट फैक्ट्री थी, वहां से तो पैरासूट से हम सोल्जर्स को जंप करा ही देते थे। साथ ही अब रसद सामग्री भी और 7 टन के जीप वगैरह जो ट्रक वगैरह है वो भी अब ड्रॉप कराया जा सकता है। डीआरडीओ ने उस ऐसे पैरासूट को डेवलप कर लिया है और इतने क्षमता डेवलप कर लिया है कि अचानक 5 मिनट के अंदर अंदर वहां हजारों फौजी, तोप, टैंक इस सबको ड्रॉप कराया जा सकता है। जो ये फैसिलिटी अभी अमेरिका जैसे विकसित देशों के पास था, इसको आप वीडियो के माध्यम से समझिए कैसी ये फैसिलिटी काम करती है। इंडियन आर्मी के जो पैरासूट रेजिमेंट के जवान हैं उन्हें भी पैरालाइनिंग कराई गई है। पैरासूट से उन लोग को जंप कराया गया ताकि विषम परिस्थिति में जो दूर के एरिया है वहां पर इन्हें ड्रॉप कराया जा सके। इन्हें काफी संख्या में एक ही जगह पैरासूट द्वारा जंप करा दिया जाता है, जहां पर इमरजेंसी में आर्मी को तुरंत का तुरंत डिप्लॉय कराया जा सके। लेह का जो दुर्गम में इलाका है जहां पर डायरेक्ट नहीं पहुंचा जा सकता, वहां डायरेक्ट हम लोगों ने विमानों से अपने जवानों को पैरा जंप करा दिया। और ये जो पैरा जंप है ये एकदम सटीक होता है जहां पर आपको जरूरत है और बहुत ही मैसिव संख्या में जंप करा दिया जाता है। ये भारत के शूरवीर हैं जो मौत बनकर उतरेंगे जहां अचानक पहुंच जाएंगे। तो भारत, कुछ लोगों को लग रहा है कि भारत की तैयारियां कम है, भारत की तैयारियां हर जगह से हैं, अचानक उतार दिया जाएगा उन्हें कहीं पे भी एक जगह पर। C-17 ग्लोब मास्टर विमान आसमान से भारतीय यमराजों को गिराना चालू कर दिया। यहाँ पे जो भारतीय शूरवीर है वो यमराज बनकर उतरेंगे एक जगह पे। जो सुन सन्नाटा एरिया जो है वहां देखते देखते कुछ मिनटों में भारतीय वीर वहां पहुंच जाएंगे और इससे हम आर्मी के ट्रक्स को भी नीचे गिरा सकते हैं। डीआरडीओ ने इसका भी परीक्षण कर दिया। अब आर्मी के ट्रक, टैंक इत्यादि जो छोटे वेट के उन्हें भी गिराया जा सकता है 7 टन के वेट का। जब ये लोग अचानक कहीं पे उतर जाते हैं तो दुश्मन को भी सोचने का मौका नहीं मिलता है कि भाई यहां तो ये थे सब नहीं, अचानक कैसे पहुंच गया सब। इन पारा कमांडोज की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये हजारों फीट की ऊंचाई से ये तो जंप लगाते हैं और जंप लगाने के बाद ये अपने पूरे हथियार और साजो सामान के साथ जंप लगाने के बाद एकदम एक्यूरेट जगह उतरते हैं, जहां ये चाहेंगे वहीं उतरेंगे। ये पैरासूट के इतने मजे हुए खिलाड़ी होते हैं। जंप करने के बाद ये अपने पैरासूट से तुरंत अलग हो जाते हैं और एक खास जहां पर इनको पहले से लोकेशन एरिया होता है वहां लोकेट करके ये तुरंत जंप कर जाते हैं और अपने पैरासूट से निकलकर तुरंत कमबैक लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं। एकदम घातक कमांडो होते हैं ये। पैरा जंपिंग तो हो ही रहा था, डीआरडीओ ने एक नया कीर्तिमान कर दिया। ये ट्रक देख रहे हैं, ये जहाज में है, ये कहां जा रहा है तो ये जहाज से नीचे गिरा दिया गया। अब इस ट्रक में पैरासूट लगे हैं और इस ट्रक में 7 टन क्षमता का ये ट्रक इतना हैवी लोड को जंप करा दिया गया। उसमें कैमरा है। अब ये जो है 7-8 पैरासूट इसमें एक ग्रुप में होते हैं ताकि उतने हैवी लोड को रोक सके। अब ये जो कैमरा है ये उसी में लगा हुआ है जाकि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है कि कितना स्पीड से गिर रहा है। अब देखिए ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब इस ट्रक के लगा देने से क्या है कि जहां हमको भारी साजो सामान गिराना है वहां ट्रक पूरा का ट्रक सामान गिरा देंगे और वहां पैरासूट से आर्मी को भी उतार देंगे। वो ट्रक लेके चला जाएगा तो आर्मी भी पहुंच गए, उसके साजो सामान भी पहुंच गए सब। अब पूरा का पूरा ये जहाज खाली हो गया। अब जहाज को बंद कर देना है। जब ड्रॉप कर दिया जाएगा तो इन ट्रकों को आर्मी वाले आके उन्हें भी पैरा जंप कराया जाएगा। ये अपना अपना लेके चले जाएंगे। अब इसलिए हमको क्या है कि मान लीजिए हमारे सड़क पर हमला भी हो गया तो हम डायरेक्ट ड्रॉप करा सकते हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। आप देखेंगे तो नीचे पहाड़ी एरिया है और यहाँ से हम सेना के जो खाना पीना भी है, जो साजो सामान है, हथियार है, उसे भी ड्रॉप कर सकते हैं। अतः अब हमको टाइम नहीं लगेगा। नीचे पूरा लद्दाख का पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा और यहाँ से हम अपनी जितनी भी जरूरत की चीजें रहेंगी उन्हें हम ड्रॉप करा सकते हैं। अब उन फौजियों को किसी भी प्रकार का दिक्कत आने वाला नहीं है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने जो कीर्तिमान किया ये बहुत ही जरूरी था। चाइना को लगता था कि वो सड़क भारत के पास उतनी अच्छी नहीं है तो सामान ही नहीं पहुंच पाएगा। इस दुर्गम में इलाके में सामान पहुंचाना बहुत मुश्किल था। अब कोई दिक्कत नहीं है, हवा से ही ड्रॉप कर दिया जाएगा वहां पे और हमारे वहां शूरवीर पहले से हैं, उनके लिए ये सामान पहुंच जाएगा। और डीआरडीओ का यह आविष्कार चीन के लिए उड़ता हुआ यमराज साबित होगा। उसको कितना हेडेक है इन सामानों को लेकर ये वही जान रहा होगा कि ये हवाई यमराज कहां से यमदूत कूद के चले आए सब। अभी तो नीचे का ही टेंशन खत्म नहीं हुआ था। भारत का आसमानी शेर अब रफाल भी भारत के अंबाला तक पहुंच रहा है। फ्रांस ने डिलीवरी चालू कर दिया है।
फ्रांस ने अपने राफेल विमानों की डिलीवरी चालू कर दी। अब ये राफेल विमान अंबाला एयरबेस पे तैनाती के लिए रेडी हो गए हैं। अब इनके साथ जो घातक मिसाइलें थी, मेटियोर मिसाइलें, उन्हें भी असेंबल करके अब अंबाला की ओर रवाना किया जा रहा है। और अंबाला से जो लद्दाख का एरिया काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से ये जा सकता है सिंगल रिफ्यूलिंग के साथ। भाई बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, एकदम खरा उतरना भाई, धो के आना लद्दाख में जैसे धो के आया लीबिया में। अब जो लीबिया में बम गिरा के आया और वहाँ पे मिसाइलों को चकमा देके, वो पुराना रफाल था। और ये जो अभी रफाल हम लोग के लिए आ रहा है, ये सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का रफाल है, एकदम लेटेस्ट वर्जन। जैसे 2005 का हीरो होंडा स्प्लेंडर और 2020 का हीरो होंडा स्प्लेंडर है एक के, लेकिन बहुत का अंतर आएगा। तो एकदम लेटेस्ट वर्जन है और ये पहुंच चुका है पूरी तरह से रेडी टू फाइट के कंडीशन में। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बढ़त है, क्योंकि ये एकदम अभी इसके अंदर जो सिग्नेचर को रडार सिग्नेचर कम करने की फैसिलिटी वो सबसे जबरदस्त है। और इसी खासियत की वजह से इसको लगाया जाएगा लद्दाख के एरिया में। उसे पीछे रखा गया अंबाला एयरबेस पे। ये गरजता हुआ आसमानी शेर हमारे अंबाला एयरबेस को छूता हुआ भारतीय वायुसेना की जान है। तो यहां पर जो स्थिति है वो राजनाथ सिंह ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि भैया हम अब जीरो टॉलरेंस पे चलेंगे। देखिए, एवॉक्स एक ऐसा विमान होता है जिसे हम कहते हैं एयरबॉर्न एंड कंट्रोल सिस्टम। ये हवा में ही पता लगा लेता है और 400 किलोमीटर के एरिया में कि दुश्मन का जहाज है या नहीं। अब चाइनीज एवॉक्स में एक खराबी क्या है कि चाइना ने जो अपना एवॉक्स लगाया है वो रसिया से IL-76 विमान पर लगाना चाहता था, फाल्कन रडार सिस्टम को। तो ना उसे IL-70 मिल सका और ना फाल्कन मिल सका। तो चाइना का जो प्लेन है, ये विमान है जो कंट्रोल, इसके अंदर पैनल है, ये ज़्यादा हाइट पे नहीं जा सकता है, पहली समस्या। दूसरा, जो इसके ऊपर का रडार है ये केवल 120 डिग्री देख सकता है, यानी इधर देख सकता है और उधर देख सकता है, इस डायरेक्शन में ऐसे देख लेगा और ये डायरेक्शन। लेकिन इसके सामने वाला एरिया में कोई भी रडार सिग्नेचर नहीं आएगा और ना ही पीछे वाले एरिया में, क्योंकि अगर आप इसकी बनावट को देखेंगे तो ये 360 डिग्री जा ही नहीं सकता है। यही इसका मेन रडार है जो ऊपर लगा हुआ है ये। अब ये इधर से ऐसे सिग्नल छोड़ेगा, इधर से छोड़ेगा, तो ये पूरा 360 नहीं देख सकता है। जबकि भारत का रडार का IL-76 जहाज पर है, ये बहुत ज़्यादा हाइट पे जा सकता है। एवॉक्स जितने हाइट पे जाएगा उतने दूर तक देख सकता है। दूसरा, इसका रडार देखेंगे तो ये फाल्कन रडार है, ये 360 डिग्री देख सकता है, यानी कहीं भी एरिया ही नहीं बचेगा। अब भारत चाइना के साथ एक ज्योग्राफिकल समस्या क्या है, वो तिब्बत को लेकर है। तिब्बत ऑलरेडी हाइट पे है और ये जो जहाज है ये ज़्यादा हाइट पे उड़ नहीं सकता है, तो एक ऑलरेडी हाइट पे है। अब उसके बाद अगर ये उड़ भी गया तो सामने हिमालय पहाड़ है, तो ये ज़्यादा जा नहीं सकता, इसलिए हिमालय की इस साइड में इस रडार की मदद से नहीं देखा जा सकता। यहां देखेंगे तो ये तिब्बत का एरिया है। अब ये तिब्बत का एरिया काफी हाइट पर है, उससे भी ज्यादा हाइट पर ये यहाँ पे हिमालय पर्वत है। अब ये हिमालय के साइड में देखेगा ना, तो हिमालय की तलहटी की जो 200 किलोमीटर की दूरी है, यानी आधा यूपी का ये एरिया, ये इसके ये भारत का ये वाला एरिया जो है ये इसके रडार के शैडो जोन में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से रडार देख रहा है इतनी हाइट पे, तो यहाँ ये पहाड़ है, तो यहाँ से अगर रडार देखेगा तो ये नीचे देख सकता है, तो इसके तलहटी में तो कोई भी विमान उड़ सकता है ना। तो ये पहाड़ी एरिया है, इनके बीच में भारतीय विमान निकल सकते हैं आसानी से। अब चाइना को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो इस सबसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, इन सब पहाड़ों को हटाइएगा कहाँ से। और भारत के लिए प्लस पॉइंट क्या है कि हमारी तो संस्कृति रही है कि भैया हमको दूसरे से मतलब नहीं है, तो आप यहाँ आके ना मार कीजिएगा, यहाँ तो हमारे विमान घुस ही सकते हैं और आपका एवॉक्स देख भी नहीं पाएगा। और अगर इसका उल्टा देखिएगा तो हमारे इस एरिया में कोई पहाड़ नहीं है, हम अपने एवॉक्स विमानों को एक तो वो 360 डिग्री देख सकता है, जितना हाइट पे ले जाएंगे हमको आराम से ऊपर का एरिया दिख जाएगा कि वहाँ चाइनीज विमान कितनी संख्या में उपस्थित है। यहाँ समझिए ये तिब्बत का एरिया है। चाइना का अगर एवॉक्स विमान यहाँ पे अगर है भी, तो ये यहाँ से अगर ये यहाँ से सर्च कर रहा है तो ये बीच में हिमालय पर्वत खड़ा है, तो ये यहाँ से तो ये सर्च कर ही नहीं पाएगा यहाँ से इसका रडार ये एरिया। हाँ, ये एरिया में भले बताइए कि यहाँ कोई विमान है तो यहाँ तक वो सर्च कर सकता है, लेकिन ये जो खाली एरिया है ये 200 किलोमीटर का, यानी यूपी का ऊपरी भाग, ये तो इसके एवॉक्स के कंट्रोल में नहीं है। हिमालय ने हमारे लिए एक तरह का नेचुरल बाउंड्री खड़ा करके रख दिया। अब बात करते हैं नेपाल को चाइना ने कैसे चुना लगाया। देखिए, चाइना के पास एक विमान है MA-60, इसमें 56 लोग बैठ सकते हैं, और एक जहाज है Y-12, इसमें 17 लोग बैठ सकते हैं। अब इन विमानों को चाइना ने क्या किया, नेपाल को ऑफर किया खरीदने के लिए, तो नेपाल के लोग भी खरीदने गए, बांग्लादेश के लोग भी खरीदने गए। बांग्लादेश ने कहा कि नहीं, ये जहाज ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो जहाज छोटा इसीलिए लिया जाता है ताकि वो जल्दी रुक सके, ये जल्दी रुक ही नहीं रहा था। लेकिन म्यांमार बांग्लादेश ने इसे रिजेक्ट कर दिया और नेपाल
नेपाल के कुछ अधिकारियों ने कमीशन के लिए इसे खरीद लिया और ऑफर क्या दिया गया कि ये छोटा वाला 4 ठो जहाज है और ये बड़ा वाला 2 ठो है, तो इसमें से एक एक फ्री दिया जाएगा। यानी 3 ठो आप इसका पैसा दीजिए छोटे वाले का तो 1 ठो फ्री दे देंगे, और एक बड़े वाले का पैसा दीजिए तो 1 फ्री दे देंगे। यानी जो टोटल 6 विमान थे उसमें से 2 जहाज फ्री में थे। अब आप सोचिए, ये कोई आप दिवाली की मिठाई खरीदने जा रहे हैं कि 2 किलो खरीदे तो 1 ठो लड्डू फ्री दे देता है, लीजिए हमारी ओर से। ये जहाज फ्री में देगा, फ्री में का नतीजा ये देखिए, ये म्यांमार में जाके गिर गया यहाँ पर। अब नेपाल के लोग क्या करें, नेपाल का एयरपोर्ट और खतरनाक है, वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, वहाँ जहाज को टेक ऑफ करने में भी दिक्कत है, ग्राउंड करने में भी दिक्कत है यहाँ पर। अब ये जहाज रुक पे नहीं करते हैं सब, और वहाँ पे टेबल टॉप रनवे है, मतलब एकदम टेबल की तरह एकदम नीचे गिर जाइएगा नहीं रुकेगा तो। और लैंडिंग के भी समस्या है और वो टेक ऑफ का भी समस्या है। तो नेपाल गवर्नमेंट ने कहा कि भैया देखो ठगा तो गए ही हैं, चाइना ने तो, चाइना का सिद्धांत है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं। अब क्या करना है भाई, जान बचानी है तो इन्हें ग्राउंड कर दो। अब ये नेपाल में उड़ने की परमिशन फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। नेपाल के जो एयरपोर्ट हैं वो एयरपोर्ट की सबसे बड़ी समस्या टेबल टॉप एयरपोर्ट होने की वजह से इन विमानों को बहुत जल्दी टेक ऑफ करना होता है, नहीं टेक ऑफ करेंगे तो गिर जाएंगे। देखिए ये जा रहा है और रनवे खत्म हो जाएगा थोड़ी दूर पे जाने के बाद। अगर ये यहाँ से टेक ऑफ नहीं किया तो सीधे चला जाएगा। अब देखिए टेक ऑफ कर पाता है कि नहीं। अब यहाँ से किया, यहाँ इसका लास्ट चांस है, अगर नहीं किया तो गया नीचे यहाँ पे। हालांकि ये टेक ऑफ कर लिया यहाँ से, अब ये टेक ऑफ कर चुका है विमान, लेकिन सोचिए कितना रिस्क है नेपाल के किसी भी विमान के लिए। इन पायलट्स के ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि जल्दी से यदि टेक ऑफ नहीं किए तो पक्का खुद जाएंगे और पीछे पूरे विमान को खाई में गिराएंगे। आप देखिए कितना टेबल टॉप है, जैसे रनवे खत्म हुआ सीधे वहां खाई शुरू हो जाती है, क्योंकि पूरे नेपाल में चारों ओर पहाड़ है और चाइना ने ऐसा जहाज दे दिया जिसके मत पूछिए। पहाड़ों के बीच में होने की वजह से रनवे इतना छोटा होता है कि देखिए यहाँ लैंडिंग कराने में कितना प्रॉब्लम आएगा। अगर थोड़ा भी रनवे से बाहर गया तो इसको क्रैश होना एकदम फिक्स है, इतना छोटा है यहाँ पर रनवे। अब ये रनवे 06 था, यहाँ पर लैंड कर गया। अब देखिए इसका स्पीड है, अगर ये नहीं रोक पाया ये विमान तो सोचिए आगे जाके रनवे खत्म है, गिरा देगा वहाँ पे। और नेपाल में यही हुआ, जो रनवे पे रुक नहीं पा रहे थे चाइनीज जहाज, जिस वजह से उन्हें ग्राउंड करना पड़ा। अब यहीं पे रनवे खत्म है, अगर नहीं रुका तो गया काम से। नेपाल चूंकि पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर जो विमानों की खरीदारी करनी चाहिए थी उसमें सबसे जरूरी ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके पूरा देश में पहाड़ भरा हुआ है और रनवे छोटे होने की वजह से विमान को जल्दी रोकना है। अब जैसे काठमांडू का जो एयरपोर्ट है वो नेपाल में थोड़ा ठीक ठाक है, उसका रनवे बढ़िया है, लेकिन लुकला एयरपोर्ट वगैरह जैसे ये सब बड़ी घातक एयरपोर्ट है, वहाँ पर लैंड कराना बड़ी ज़्यादा समस्या आ जाती है। रनवे पूरी तरह पहाड़ के ऊपर होने की वजह से पायलट के ऊपर एक अतिरिक्त प्रेशर रहता है कि भैया इसको जल्दी से जल्दी रोकना, वरना रनवे खत्म होगा तो उस पार गिरेंगे। लेकिन कमीशन के चक्कर में 6 जहाजों में से चूंकि 4 ही जहाज का पैसा लग रहा था, 2 फ्री में मिल रहा था, तो नेपाल के अधिकारियों ने ये नहीं सोचा कि 2 जहाज फ्री में क्यों दिए जा रहे हैं, इस पर जान लेके जाएगा हमारे गवर्नमेंट का पैसेंजर सबका। इसलिए उसको गवर्नमेंट ने भी होशियारी किया कि कम से कम जान तो नहीं जाएगी, भाई पैसा बर्बाद हुआ, उसे ग्राउंड कर दिया गया इन जहाजों को। तो आप देखिए चीन की टेक्नोलॉजी कितना है, वो अपने दोस्तों के साथ क्या काम करता है, दुश्मनों के साथ तो बातें छोड़ दीजिए उनका। दूसरी तरफ चाइना का विरोधी जो ताइवान है, ताइवान अब खुल के चाइना के विरोध में आ गया है। चाइना ने युद्ध का एक्सरसाइज किया है और अपने जितने भी मिसाइल थे, तोप टैंक थे, उसे इस डायरेक्शन में रख के फायरिंग किया गया है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम देश भले छोटे हैं लेकिन तुमसे हम काउंटर करने के लिए रेडी हैं। इस ताइवान की आर्मी के पीछे खड़ी थी यूएस की नेवी, यानी अब चाइना इस पर ज्यादा अटैक भी नहीं कर सकता क्योंकि पीछे से यूएस खड़ा हुआ है पूरी तरह से उसी के सपोर्ट में। तो देख ही सकते हैं एक छोटा सा देश इसके कितना मुखर होकर जवाब दे रहा है। अब भारत भी जवाब देने लग गया है डट कर। चाइना यही कंफ्यूजन में है कि जब पहले भारत को कुछ भी बोल देते थे सुन लेता था, ताइवान को बोल देते थे सुन लेता, अब ये काहे इतना गरजना चालू कर दिए हैं सब। तो फाइनली जो है चाइना जो है वो एक तरह से कहिए कि 2 फ्रंट पर घिरते जा रहा है। इधर ताइवान है जो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, इधर भारत है जो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। अब चाइना के लिए बहुत ज्यादा एक दुविधा की इशू बन गया है। अब आगे इस पर क्या अपडेट होगा इसको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।